सत श्री अकाल। इंडिया प्लस यूएसए देख रहे सारे दर्शकों का मैं अमनप्रीत कौर स्वागत करती हाँ। संजय सिंह ने राज्य सभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन किया। कांग्रेसी प्रधान सोनिया गांधी ने राज्य सभा में कोरोना वायरस से कई खरियां गल्लां। योगी आदित्यनाथ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राज्य सभा में हुई स्पैशल मीटिंग। ज़ेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति को कहा कि असीं खड़े हाँ ते लड़ते रहांगे। आओ शुरुआत करते हैं आज इस पहली वड्डी खबर तो। संजय सिंह ने राज्य सभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन किया। उन्होंने कहा कि इस देश की लेबर जो मेहनत और मजदूरी नाल वड्डियां वड्डियां इमारतां खड़े करते हैं, तुहाडा ते मेरा घर भी बनाउंदे हैं, खेतों में मजदूरी करके अपना पसीना बहाउंदे हैं। उन्होंने कहा कि वह वड्डे वड्डे एम्पलॉयज़ और उद्योगपतियों के घर नौकरी करते हैं, अपने माध्यम नाल इस देश नूं सजाण अते संवारन दा काम भी करते हैं। अवधि के कवि हुए यमुना प्रसाद उपाध्याय जी, उनकी लाइन थी कि धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, पूछते हो पेड़ को इन पत्तियों ने क्या दिया। धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, पूछते हो पेड़ को इन पत्तियों ने क्या दिया। इन फिजाओं में जरा सी जो रोशनी है हमसे है, देश को इन लाल नीली बत्तियों ने क्या दिया। इस देश का श्रमिक, इस देश का लेबर मान्यवर जो मेहनत से मजदूरी से बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करता है, हमारे आपके घर भी खड़े करता है, खेत में भी मजदूरी करके पसीना बहाता है, बड़े बड़े एम्प्लॉयर के यहां, बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहां नौकरी करता है, अपने श्रम से इस देश को बनाने का, संवारने का, सजाने का काम करता है। अगर उसकी दशा हम देखना चाहें तो कोरोना की उस महामारी को अगर हम याद कर लें तो पता चल जाएगा कि देश के श्रमिकों के साथ इस देश की सरकार का क्या व्यवहार था। वो भूखे मजदूर मान्यवर पैदल ट्रेन की पटरियों पे चलते चले जा रहे थे, थक गए तो अपने घर से जो खाना बना के निकले थे उसको पटरी पर बैठ के खाने लगे, और थक गए तो खाने के बाद उसी पटरी पर नींद आ गई, उन्हें पता नहीं चला, ट्रेन ने उनको कुचलकर मार दिया। यह इस देश के मजदूरों की हालत है मान्यवर। मैं उस दिन कुलियों के बारे में यहां पर बोल रहा था। फिल्म बनी थी कुली, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। वो कुली मान्यवर, उनके परिवार के लोगों को नौकरी देने का रेल मंत्रालय ने एक समय में निर्णय लिया था, लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री हुआ करते थे। आज तक उसके कंप्लायंस की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने खुद मान्यवर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के साथ काम किया, 16 साल तक रिक्शे वालों के बीच में काम किया, ऑटो वालों के बीच में काम किया, 16 साल तक हॉकर्स के बीच में काम किया। सर, दिन भर बड़ी मेहनत से अपनी दुकान को सजाते हैं, बड़ी मेहनत से धूप में, गर्मी में, बारिश में फल बेच के, सब्जियां बेच के वो पैसे कमाते हैं। डंडे मार के पुलिस वाला उनसे उनकी कमाई में हिस्सा बांटने आ जाता है। ये देश के इस देश के मजदूरों की हालत है। और मैं तो तारीफ करूंगा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के, उन्होंने नेशनल फेरी पॉलिसी इस देश के अंदर लागू की थी 2004 में, और बाद में कांग्रेस की सरकार ने एक एक्ट लागू किया, एक एक्ट बनाया इस देश में। इस देश के असंगठित क्षेत्र में और खास तौर से पटरी गुमटी पर काम करने वाले, रेड़ी पटरी पे काम करने वाले करोड़ों लोगों के हक में, करोड़ों मजदूरों के हक में एक फैसला लिया जिसमें वेंडर्स के लिए एक्ट बनाया गया मान्यवर। उन श्रमिकों के लिए, उन वेंडर्स के लिए, उनके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है, जब जवाब दे तो दीजिएगा। हालांकि ये आप कह सकते हैं कि अर्बन डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ मामला है, जिस कमेटी का मैं मेंबर हूं, लेकिन आज उनकी दशा यह है कि 10-10 हजार रुपए सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री जी की ओर से सहायता देने की बात कही गई थी मान्यवर। वो अपना 10,000 पाने के लिए 10-10 चक्कर बैंकों के लगाते हैं। 250 का शपथ दो, 100 रुपए का शपथ दो, 500 रुपए का शपथ दो, ये फॉर्मेलिटी पूरी करो, वो फॉर्मेलिटी पूरी करो। ये आपका नजरिया गरीब आदमी के प्रति। और ये पूरे आपके बदलाव को आप पढ़ेंगे, कानून को आप पढ़ेंगे तो सीधा सीधा एम्प्लॉयर के पक्ष में, एम्प्लॉयज के पक्ष में नहीं है, श्रमिकों के पक्ष में नहीं है, उद्योगपतियों के पक्ष में है, बड़े बड़े घरानों के पक्ष में है। ये श्रमिकों के शोषण की एक नई कहानी लिखेगा ये कानून।
कंक्लूड कर। इसलिए मैं खत्म कर रहा हूं सर। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं, बहुत अच्छी और बड़ी जिम्मेदारी, और मैं आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को एक अच्छे मंत्री के तौर पे मानता हूं, एक संवेदनशील व्यक्ति के तौर पे मानता हूं। उनके प्रति अपनी संवेदना दिखाइए, उनके हित में काम कीजिए, जिससे उनके शोषण की जो कहानी है उसको रोकी जा सके। मैं वेंडर एक्ट के बारे में बात कर रहा था सर। कहीं भी इस देश में वेंडर जोन बनाने की बात हो, टीवीसी कमेटियां गठित करने की बात हो, फुटपाथ के लोगों को अधिकार देने की बात हो, रोजगार देने की बात हो, कहीं नहीं हो रहा। जहां मन में आता है बुलडोजर चला के उखाड़ दिया। ये तो वैसे ही सब बुलडोजर वाले लोग हैं। जहां मन होता है गरीब आदमी को बुलडोजर चलाया, उजाड़ के फेंक दिया। अभी एक दृश्य नोएडा का सर आप लोगों ने देखा होगा, रो रहा था एक गन्ने के दुकान का आदमी। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं मान्यवर कि जब आप एक बड़े तबके के लिए, करोड़ों लोगों के लिए कानून बनाने जा रहे हैं या उसमें कोई संशोधन करने जा रहे हैं, तो कम से कम उनके हितों को सर्वोपरि रखिए। वो चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे ऑटो वाला हो, चाहे वेंडर हो, चाहे रेडी पटरी पे दुकान लगाने वाला हो, उसके हितों की रक्षा करने का काम कीजिए, उसके हितों को सुरक्षित करने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस बिल पर मुझे अपनी बात। ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਕਈਆਂ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਿਸ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਰਥ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। महात्मा गांधी नरेगा, जिसका कुछ साल पहले कई लोगों ने मजाक उड़ाया था, उसी मनरेगा ने कोविड और बार बार के लॉकडाउन में प्रभावित करोड़ों गरीब परिवारों को ठीक समय पर सहायता प्रदान करते हुए सरकार के बचाव में एक सार्थक भूमिका निभाई है। फिर भी मनरेगा के लिए आवंटित बजट में लगातार कटौती की जा रही है, जिसके कारण काम मिलने और समय पर मजदूरी के भुगतान की कानूनी गारंटी कमजोर पड़ रही है। इस साल मनरेगा का बजट 2020 की तुलना में 35% कम है, जबकि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। बजट में कटौती से कामगारों के भुगतान में देरी होती है, जिससे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फोर्स्ड लेबर माना है। इसी वर्ष 26 मार्च को सभी राज्यों ने इस योजना के तहत अपने खाते में नकारात्मक संतुलन दिखाया है, जिसमें कामगारों को भुगतान का लगभग 5,000 करोड़ रुपए बकाया है। चेयरपर्सन महोदया, अभी हाल में सभी राज्यों से कहा गया है कि उनके सालाना श्रम बजट को तब तक मंजूरी नहीं दी जाएगी जब तक कि वे लोकपालों की नियुक्ति और सोशल ऑडिट से संबंधित शर्तों को पूरा नहीं करेंगे। सोशल ऑडिट को निश्चित रूप से प्रभावी बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसे लागू करने में कमियों को आधार बनाकर इस योजना के लिए पैसे का आवंटन रोककर कामगारों को दंडित नहीं किया जा सकता है। यह अनुचित है और अमानवीय है। सरकार को इसमें बाधा डालने के बजाय इसका समाधान निकालना चाहिए। चेयरपर्सन महोदया, ग्राम सभा द्वारा सोशल ऑडिट पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करती हूं कि पहला, मनरेगा के लिए उचित बजट का आवंटन किया जाए। दूसरा, काम के 15 दिनों के भीतर कामगारों को
मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित हो। तीसरा, मजदूरी भुगतान में देरी की स्थिति में कानूनी तौर पर मुआवजे का भुगतान भी सुनिश्चित हो और इसके साथ ही राज्यों की वार्षिक कार्य योजनाओं को बिना किसी देरी के तुरंत निर्धारित किया जाए। धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। योगी आदित्यनाथ ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस विच कहा कि ग्राम स्वराज खोज भरपूर तुहाडी सरकार है। ग्राम प्रधान ने वार्डन मैंबर गण दे नाल वर्चुअल माध्यम नाल गलबात की और सभी पार्षदों के साथ आज के इस संवाद कार्यक्रम में लखनऊ में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश के लोकप्रिय और कर्मठ अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, वर्चुअली मेरे साथ जुड़े हुए प्रदेश सरकार के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, लखनऊ में मेरे साथ जुड़े हुए नगर विकास और ऊर्जा विभाग के मंत्री सरविंद कुमार शर्मा जी, वर्चुअली मेरे साथ यहां पर जुड़े हुए पंचायती राज विभाग के मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्री अमरपाल मौर्य जी और उपस्थित सभी हमारे सम्मानित महापौर, चेयरमैन, पंचायत के हमारे ग्राम प्रधानगण, पार्षदगण, सभी माननीय सांसद, विधायक, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और अन्य सम्मानित पदाधिकारीगण और सभी हमारे प्रत्याशीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे बहुत प्रसन्नता है। कल हमें इसी समय आप लोगों से संवाद बनाना था, लेकिन समाजवादी पार्टी के द्वारा जो व्यवधान पैदा करने का प्रयास हुआ था उसके कारण हम लोगों ने कुछ देर के लिए इसे स्थगित किया था और आज आपके साथ संवाद बना रहे हैं। अभी आपके सामने हमारे दोनों वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का, श्री ब्रजेश पाठक जी का और प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का महत्वपूर्ण उद्बोधन भी आपके सामने हुआ है। हम सब जानते हैं कि प्रदेश के अंदर 36 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव वर्तमान में चल रहे हैं। इन 36 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर पहले ही विजय प्राप्त कर चुकी है और निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहां पर चुने गए हैं। शेष 27 सीटों पर चुनाव वर्तमान में चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसके उच्च सदन के लिए यानी विधान परिषद के लिए इन 36 सदस्यों की एक बड़ी भूमिका होगी। याद करिए, जब सरकार का गठन 2017 में आप सबने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर प्रदेश में किया था, तब विधान परिषद में समाजवादी पार्टी का बोलबाला था और वह प्रदेश के विकास के हर कार्य में रोड़ा अटकाती थी, बैरियर बनने का काम करती थी। जैसे तैसे हम लोग उस समय विधान परिषद के अंदर प्रदेश के विकास के लिए, लोक कल्याण के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के विभिन्न तबकों के लिए लागू होने वाली योजनाओं को जैसे तैसे किसी प्रकार से पास करा पाते थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद में भी बहुमत की ओर अग्रसर है और अगर ये 36 की 36 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ये मान करके चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास विधान परिषद में 2/3 से अधिक बहुमत होगा और भारतीय जनता पार्टी के पास विधानसभा और विधान परिषद में 2/3 से अधिक बहुमत के कारण
भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश के अंदर विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने, विधान मंडल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी विकास के लिए, लोक कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए और पंचायत स्तर पर या फिर स्थानीय निकाय स्तर पर विकास की योजनाओं को द्रुत गति से आगे बढ़ाने में किसी प्रकार की फिर कोई भी व्यवधान हमारे सामने नहीं रहेगा। और इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये 36 सीटों पर विजयी प्राप्त होना। मैं धन्यवाद दूंगा उस क्षेत्र के सभी मतदाताओं को जिन्होंने 9 सीटों पर पहले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को निर्विरोध चुनाव जिता करके और उन सीटों को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाला है। यानी 36 में से 9 जीतना, यानी 25% सीटों पर 1/4 सीटों पर हम पहले ही जीत चुके हैं। शेष 3/4 सीटों पर 27 सीटों पर हमें चुनाव के माध्यम से विजयश्री का वर्ण करना है और इसी के लिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। आप सब जानते हैं हमारे जो सम्मानित ग्राम प्रधानगण हैं, 58,000 ग्राम पंचायतें प्रदेश के अंदर हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद ग्राम पंचायतों को विकास की धुरी बनाया और विकास की धुरी बनाने के बाद आपने देखा होगा केंद्रीय वित्त से भी और स्टेट फाइनेंस से भी हम लोगों ने राज्य के विकास के लिए और ग्राम पंचायतों के विकास के लिए जिस तेजी के साथ कार्य करना प्रारंभ किया, 2100 करोड़ रुपए हर वर्ष हम ग्राम पंचायतों के विकास के लिए राज्य से और केंद्र से उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। यानी ये विकास का कार्य किस रूप में आगे बढ़ रहा है, यह आज एक नई प्रतिस्पर्धा हम खड़ी कर सकते हैं और वह कर सकते हैं जिसके माध्यम से ग्राम पंचायतों को स्मार्ट विलेज के रूप में प्रस्तुत करना। एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, हमारा गांव भी स्मार्ट विलेज होगा, स्मार्ट गांव होगा, सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित होगा। हम हर ग्राम पंचायत में एक प्रदेश के अंदर ग्राम सचिवालय का निर्माण कार्य कर रहे हैं। युद्ध स्तर पर एक कार्य ज्यादातर में बन चुके हैं, कुछ में निर्माणाधीन है और मेरा अनुमान है कि जैसे ही बनेगा, हमने हर ग्राम पंचायत में एक पंचायत सहायक की तैनाती की है, रोजगार सेवक की तैनाती पहले से है, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की तैनाती पहले से है। हम वहां पे वाईफाई की सुविधा या ऑप्टिकल फाइबर की सुविधा भी देने जा रहे हैं और ग्राम पंचायत के अंदर ही गांव से जुड़ी हुई सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान का मंच हमारे ग्राम प्रधान के नेतृत्व में प्राप्त हो सके, इसके लिए एक व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा हर ग्राम पंचायत के अंदर व्यवस्था बनाई जा रही है। आखिर गांव का व्यक्ति बैंक से जुड़ी अपनी समस्या के लिए बैंकों में क्यों खड़ा रहेगा? बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी गांव के बुजुर्गों की, गांव की महिलाओं की, गांव से जुड़ी हुई सभी बैंक से जुड़ी हुई समस्या का समाधान। राज्यसभा ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਬਰ ਕਲਸਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ अन्य ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਈ ਕਲਸਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। Now special mentions Professor Manoj Kumar Jha। शुक्रिया उपसभापति महोदय, इस विशेष उल्लेख के लिए अनुमति और सहमति देने के पश्चात मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, वो है पूर्णिया स्थित जूट एवं बनाना फाइबर क्लस्टर को सहायता देने की मांग। एमएसएमई मंत्रालय ने स्फूर्ति स्कीम के तहत परंपरागत रूप से विलुप्त हो रहे दस्तकारी और अन्य पारंपरिक कला से जुड़े कारीगरों को आगे बढ़ाने हेतु देश भर में कई क्लस्टर का निर्माण किया, जिनमें से एक बिहार के पूर्णिया स्थित जूट एवं बनाना फाइबर क्लस्टर, जो देश का सबसे बड़ा क्लस्टर है। इतने बड़े क्लस्टर को चलाने वाली एजेंसी को सरकार के द्वारा मुफ्त जमीन उपलब्ध करवाना चाहिए। परियोजना में नए मशीनों को जोड़ने एवं वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। स्थानीय प्रशासन, राज्य एवं केंद्र सरकार के द्वारा ये सुनिश्चित किया जाए कि इन कारीगरों के उत्पादों को सीधे क्लस्टर के माध्यम से अनिवार्य रूप से खरीद हो, ताकि अन्य लोग भी आकर्षित हो सकें।
क्लस्टर के संचालक एजेंसी को बाजार में से ज्यादा उत्पाद लाने हेतु 5 करोड़ तक बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध करवाए जाने की व्यवस्था हो, ताकि निर्बाध रूप से उत्पाद बनाए जा सके। CSR स्कीम को क्लस्टर से जोड़कर इस स्कीम की कम से कम 40% राशि इन क्लस्टर के कारीगरों को व्यवसाय के एक्सटेंशन के लिए मिलनी चाहिए। इन सभी कारीगरों को 5 लाख जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा की सुविधा मिले। क्लस्टर को जिला मुख्यालय में कम से कम 5 एकड़ सरकारी जमीन मुहैया कराया जाए और अर्बन हाट स्कीम के तहत क्लस्टर को इसे बनाने और संचालन की जिम्मेवारी मिले, ताकि कारीगरों का अपना बाजार हो और उसमें किसानों के जैविक उत्पादों की भी बिक्री हो। शुक्रिया सर, जय हिंद। धन्यवाद माननीय मनोज जी। माननीय श्री प्रसन्न आचार्य जी। Sir, is special mention? Thank you, sir. स्पेशल मेंशन। Sir, the state of Odisha is very rich in minerals, but still has underdeveloped region like the KBK. In very close proximity of the world-famous Hirakud Dam, the first engineering college of the state, that is the UCE Burla, was set up in 1956, and presently it has been a state unitary technical university named as VSSUT Burla since 2009 and has UGC recognition of 2F and 12F. The present student strength is 5,000 plus, and the top rankers of the state are preferring this university. It offers 11 UG courses, 34 PG courses, and 16 PhD programs. It has produced 30,000 plus alumni who are serving the nation and abroad in responsible positions. Sir, the institute is within the vicinity of industrial belt, mines, and other institutes of higher learning like Sambalpur University, Medical College, IIM, IIT, and NIT, and Agricultural University. It is well connected by road, rail, and air. The university has a total land of 500 acres and has a scope to become a multidisciplinary engineering research institute and mandated in the New Education Policy 2020. Many a time we have approached the MOE to upgrade it to a CFTI, and Government of Odisha has also recommended for the same. Under these circumstances, I request the central government to consider upgrading Bishut Burla to a CFTI in line with the Central Institute of Technology, Kokrajhar in Assam, to act as a catalyst to the socio-economic and overall development of the 17 underdeveloped districts of Western Odisha. Thank you, sir. धन्यवाद प्रसन्न जी। माननीय श्री अनिल देसाई जी। माननीय अनिल देसाई जी नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री संजय सेठ जी। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 36ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੰਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2-3 ਦਿਨ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। Наші захисники і захисниці. Завершується 36-й день нашої загальнодержавної оборони після 8 років війни на Донбасі. Навіть не віриться у це, але вже минув березень. Абсолютно непомітно, плин часу якось навіть не фіксується. Кожен день і кожна ніч для нас стали фактично однаковими. Один і той самий день. Однією і тією ж ніччю. І з одним завданням для всіх – захиститись, врятувати людей, стримати загарбників, вигнати їх. Увесь цей березень і 5 днів лютого загарбники намагаються увірватися і закріпитися в нашому домі з різних сторін – з землі, з неба, з моря. Лізуть, летять, пливуть. В них стільки ж зла, скільки жаги до руйнування, що це нагадує не людей, а щось потойбічне. Якихось потвор, які спалюють і грабують, нападають і намагаються вбити, якихось пекельних химер. Але коли ти на своїй землі, тобі все допомагає. І сама земля, і річки, і кожна людина, кожна наша людина, кожна навіть та, від кого
не очікував раніше. Ми витримали у рази більше, ніж думав ворог. Вони говорили 3 або 5 днів. Вони думали, що їм цього вистачить, щоб захопити всю нашу державу. А вже 36. І ми стоїмо і будемо боротися далі, до кінця. Стільки, скільки вистачить сил, стільки, скільки буде можливостей, щоб жодної потвори на нашій землі не залишилось. Щоб, якщо химери, то рідні і добрі, які нас захищають. Впевнений, для кожного і кожної з вас надзвичайно приємно читати і дивитись новини про те, що наші українські міста поступово звільняються від окупантів. Це так. Наші Збройні сили, Національна поліція, Національна гвардія, розвідка, вони молодці, абсолютно їм вдячність. На північ від Києва, на Чернігівському напрямку, в Сумській області продовжується вигнання окупантів. Вони і самі усвідомлюють, що більше не витягують тієї інтенсивності бойових дій, яку могли забезпечити у першій половині березня. Але повинні усвідомлювати ми і те, що для російських військових це частина їхньої тактики. Все це не просто так. Ми знаємо їхні задуми, знаємо, що вони планують і що вони роблять. Знаємо, що вони забираються з тих напрямків, де ми їх б'ємо, щоб зосередитись на інших дуже важливих, на тих, де нам може бути дуже складно. Тому дуже важливо для усіх проявляти стриманість в емоціях, стриманість в переживаннях. Ми всі однаково хочемо перемоги, всі однаково. Але попереду будуть битви. Ще треба пройти дуже складний шлях, щоб ми отримали все те, чого прагнемо. Звісно, кожен повинен як може мотивувати наших військових, один одного, підтримувати нашу оборону. Хто чи може? Діти лайками, батьки теплим словом, волонтери допомогою, народ і державам усіма ресурсами і можливостями, які є в нас, які є в Україні. Стриманість в емоціях, готовність до боротьби, поки не досягнемо перемоги. І належна мотивація для наших військових – це обов'язкові елементи. Працюю над мотивацією для них я щоденно, як і кожен з нас. Як завжди, перед записом звернення підписав указ про нагородження наших героїв, 136 військовослужбовців Збройних сил України. Вдячний кожному і кожній. І сьогодні ухвалено ще одне рішення щодо антигероїв. Зараз у мене немає часу займатися усіма. ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। फ्री सेवा फ्री समाधान बाबा कबीर खान जी काले इलम ते रूहानी इलम दे माहिर 2 घंटे विच घर बैठे एक फोन ते तुरंत समाधान करवाओ जिवें वशीकरण करना ਜਾਂ ਤੋੜਨਾ मन चाया प्यार घरेलू कलेश ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ कारोबार विच घाटा विदेश विच पक्के ना होना माता पिता मनाउणा लॉटरी नंबर तुरंत निकलवाओ सौतन दुश्मन छुटकारा धोखा खादे लोग सानू तुरंत फोन करो मोबाइल नंबर 9779719721 9779719721